क्या ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ताजमहल की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बादशाह था जिसने अपनी बीवी से मोहब्बत के इजहार के लिए ये बेमिसाल मकबरा बनवाया। क्या ये सिर्फ मोहब्बत थी या कुछ और? ये सिर्फ दिल का मामला नहीं था, ये पावर, पैसे और अमर हो जाने का मास्टर प्लान था। आज हम ताजमहल की वो लेयर्स खोलेंगे जो अक्सर किताबों में खो जाती हैं। पैलेस की सियासत, खजाने पर इसका गहरा असर और वो डर जो शाहजहां ने सफेद मार्बल में दफन कर दिया। बादशाह हो या इंसान, मौत सबको खा जाती है। आम इंसान यादें छोड़ जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा, पावर और वक्त हो, वो यादें नहीं, निशानियां छोड़ना चाहता है ताकि हमेशा जिंदा रह सके। इम्पोर्टैलिटी की इसी ख्वाहिश में बादशाह जंगें जीतते हैं, नए शहर बसाते हैं और मॉन्यूमेंट्स खड़े करते हैं। ताजमहल भी यही कह रहा है, मैं मर सकता हूं, मेरा नाम नहीं। साइकोलॉजी में इसे सिंबॉलिक इमॉर्टैलिटी कहते हैं। जब इंसान को अपनी मौत का एहसास होता है तो वो कुछ ऐसा छोड़ना चाहता है जो उसकी जगह जिंदा रहे। पावर वाले लोग ये नीड स्ट्रक्चर्स से पूरा करते हैं। जब ये साइकोलॉजी किसी बादशाह के हाथ आ जाए तो नई तारीख बन जाती है। 17वीं सदी का हिंदुस्तान उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल एम्पायर। सल्तनत अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर हिंदुस्तान के मैदानों तक फैली हुई थी। रेवेन्यू सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि मनसबदारी और जागीरदारी के जरिए पैसा मरकज तक पहुंच रहा था। इस दौर के हिसाब से देखें तो सालाना रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था, यानी हर तरफ पैसे की रेल पेल थी। ट्रेड रूट्स चल रहे थे, पर्शिया और सेंट्रल एशिया से यूरोप तक सिल्क, मसाले, हीरे, मोती, प्रेशियस स्टोन्स का दरिया बह रहा था। और उस दौर का बादशाह शाहजहां, असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, ये कोई सीधा रास्ता चलने वाला शख्स नहीं था। इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए उसने बहुत कुछ देखा और किया। अपने भाइयों से जंग, सिविल वॉर, एग्जाइल, बिट्रेयल, पैलेस के अंदर चलने वाली सियासत का हर जहर उसने पिया था। शाहजहां मुगल दरबार की भट्टी में पककर कुंदन बन चुका था। जहांगीर के दौर में नूरजहां ने दरबार को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया। शाहजहां ने अपनी सौतीली मां के खिलाफ बगावत की, हार गया, फिर वापस आया और 1628 में तख्त पर कब्जा कर ली। लेकिन तख्त मिलने के बाद उसका पहला मिशन सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि कोई भी उसकी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सके, ना भाई, ना कोई बेगम, ना कोई अमीर और ना कोई दुश्मन। इसलिए शाहजहां ने आर्किटेक्चर को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया। दिल्ली में लाल किला, जामे मस्जिद, लाहौर में शालामार बाग, मोती मस्जिद, ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग मशीन्स थीं जो सिर्फ एक ही पैगाम दे रही थी, मुझसे बड़ा और अजीमुशान कोई और नहीं। सन 1631 मुमताज महल, शाहजहां की सबसे फेवरेट वाइफ, अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान इंतकाल कर जाती है। शाहजहां के दरबार का ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखता है कि शाहजहां पर इस गम का बहुत गहरा असर हुआ। एक और शाही अकाउंट के मुताबिक शाहजहां 1 साल के लिए तन्हाई में चला गया और जब वो वापस आया तो उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे और कमर दोहरी हो चुकी थी। मलका के सूग में बादशाह ने बाहर आना छोड़ दिया। ये सब देखकर लगता था कि बादशाह सच में इतना दुखी है और ये ग्रीफ बिल्कुल रियल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ एक बात मेंशन करना बहुत जरूरी, जब गम आम इंसान का हो तो वो रोता है, याद करता है, लेकिन जब गम बादशाह का हो और उसके पास पूरी एम्पायर का खजाना हो, आर्मी, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट, सप्लाई चेन हो, तो वो गम सिर्फ आंसुओं तक नहीं रुकता। शाहजहां के पास पावर थी, रिसोर्सेज थे, उसके पास एक बहुत बड़ा मकसद था, अपनी हुकूमत को, अपने नाम और अपनी कहानी को सदियों तक जिंदा रख। तो ये पर्सनल ट्रेजेडी सिर्फ ग्रीफ नहीं बनी, ये पॉलिटिकल और मॉन्यूमेंटल अपॉर्चुनिटी बनी अपना सिक्का जमाने की। ताजमहल का सफेद मार्बल ये सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं, ये प्योरिटी, इनोसेंस और डिवाइन राइट टू रूल का सिंबल था। परफेक्ट सिमेट्री ये सिर्फ आर्टिस्टिक पसंद नहीं थी, सिमेट्री असल में केओस पर मुकम्मल कंट्रोल की अलामत है। एम्पायर में हर वक्त कोई बगावत, कोई जंग, कोई चैलेंज चल रहा होता है और ताज की सिमेट्री हर आने वाले को कह रही थी, मैं सब कुछ परफेक्टली मैनेज कर सकता हूँ, केओस मेरे कंट्रोल में है। इसी तरह ताजमहल का सेंट्रल डोम पर्शियन इंपीरियल स्टाइल से लिया गया, जहां बादशाह को जमीन पर खुदा का रिफ्लेक्शन माना जाता था। यमुना नदी के किनारे की लोकेशन बिल्कुल भी रैंडम नहीं थी। नदी वक्त के बहते हुए सिलसिले की अलामत होती है। ताज को उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा किया गया। ये इटर्निटी का विजुअल इल्यूजन है। मुगल कॉस्मोलॉजी में इसकी बहुत वैल्यू और इम्पोर्टेंस है। ये सब चीजें मिलकर बहुत क्लियर मैसेज बनाती हैं, मैं सिर्फ अपनी बीवी को याद नहीं कर रहा, मैं अपने नाम को इमॉर्टल कर रहा हूँ। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, पावर का सबसे सोफिस्टिकेटेड
और परमानेंट स्टेटमेंट था। लेकिन इतना बड़ा मैसेज दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा, रिसोर्सेज और वक्त चाहिए। ताज ने मुगल इकोनॉमी को इस तरह मुतासिर किया कि जंगों ने भी नहीं किया हो। काम शुरू हुआ 1632 में और मुकम्मल हुआ 1653 में, यानी 20 से 22 साल लग गए। इस दौरान 20,000 मजदूर, उस्ताद, कैलीग्राफर, स्टोन कार्वर और डिजाइनर इस्तेमाल हुए। मकराना से वर्ल्ड क्लास मार्बल, अफगानिस्तान से लैपिस लाजूली, चाइना और सेंट्रल एशिया से जेड और क्रिस्टल लाया गया, और उनके अलावा और कई कीमती स्टोन्स यूज हुए, क्योंकि शाहजहां इसे एक लाजवाल इमारत बनाने पर फोकस था। ताजमहल के लिए स्पेशल सड़कें बनाई गईं, आबादियां बसाई गईं, सप्लाई चेन पूरे मुल्क में फैलाई गई। हाथी, बैलगाड़ियां, नदी के जहाज, सब कुछ इस्तेमाल हुआ। उस दौर के हिसाब से ऑलमोस्ट 32 मिलियन सिल्वर रुपीस का खर्चा आया। आज के हिसाब से अरबों डॉलर बनते हैं, जो शाहजहां ने अपने इस एम्बिशन में झोंक डाले। एम्पायर का उस वक्त का रेवेन्यू 220 मिलियन सिल्वर रुपीस था, यानी टेक्निकली एम्पायर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन अफोर्ड तो कर सकता था। लेकिन इतने जाइगेंटिक प्रोजेक्ट का कोई ना कोई इकोनॉमिक असर तो हुआ हो। वो क्या इम्पैक्ट थे जिन्होंने शाहजहां की एम्पायर को मुतासिर किया? ये मुगल एम्पायर का एब्सोल्यूट पीक था। उसके बाद इतने बड़े स्केल का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन फिर हुआ क्या? ट्रेजरी पर दबाव शुरू हुआ, दिक्कन की जंगों का खर्चा बढ़ने लगा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गए, लेबर और स्किल्ड पॉपुलेशन पर टैक्स ज्यादा हो गया। जब आगरा में ताजमहल खड़ा किया जा रहा था तो दक्कन और गुजरात में 1 लाख के करीब लोग कहत का निशाना बने। इसी तरह सूबों में मुआशी दबाव नजर आया। ये इम्बैलेंस बाद में औरंगजेब के दौर में बड़े स्केल पर रीबिलियन की वजह भी बना। ताजमहल एक तरफ सदियों तक जिंदा रहने वाली निशानी है और दूसरी तरफ एम्पायर के रिसोर्सेज को ओवर स्ट्रेच करने का बहुत बड़ा और ड्रामेटिक एग्जाम्पल भी है। हर बादशाह एक ना एक दिन ये सवाल जरूर पूछता है, मेरी मौत के बाद लोग मुझे कैसे याद रखेंगे? लोग जंगें भूल जाते हैं, कानून बदल जाते हैं, नाम खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिंबल सदियों तक जिंदा रहे, और ताजमहल भी ऐसा ही एक सिंबल है। रूलर्स 3 तरह से याद रखे जाते हैं, कॉन्क्वेस्ट से, रिफॉर्म से और सिंबोलिज्म से, यानी ऐसी निशानियां छोड़ जाना जो कभी ना मिटे। शाहजहां ने तीसरा रास्ता चूज किया और वो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस वाला साबित हुआ। तो जब भी ताजमहल देखें तो शाहजहां का ख्याल है। और अब हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे कड़वा और सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट, जो बादशाह इटर्निटी और हमेशा जिंदा रहने के ख्वाब देख रहा था, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो ताजमहल को सिर्फ दूर से देख सकता था, अंदर जाके दफन होने से पहले कभी उसे देख नहीं पाया। मोहब्बत ने ताज को जन्म दिया, पावर, वेल्थ और लेगेसी की ख्वाहिश ने उसे अमर बना दिया। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो।